हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह एंड दिस इज पार्ट टू इन द सीरीज ऑफ उत्तराखंड जीके। ये उत्तराखंड वाली जो जीके की सीरीज है, ये हमारे स्पेशली फोकस कर रही है प्रीलिम्स वाले एग्जाम्स को, जो अपकमिंग प्रीलिम्स हैं, स्पेशली यूके पीएससी प्रीलिम्स, विच इज एफआरओ एसीएफ प्रीलिम्स एंड लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एंड पीसीएस प्रीलिम्स। तो पिछली वीडियो हमने देखी थी, उससे आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था? वुमेन रिजर्वेशन इन वन पंचायत। अच्छा, एक पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हुई थी, सो उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। So in that, I said that largest district area-wise of Uttarakhand is Uttarkashi. In that video, I said this, but it is wrong. I'm rectifying it, and the largest district of Garhwal as well as Uttarakhand both is Chamoli. Huh? Chamoli falls in Garhwal, not in. No. I'm sorry for this, and you can rectify. I will rectify this PDF while before sharing you. So now let's start with the video ahead. So now we will talk about the reservation. तो हम यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे, उत्तराखंड में किस टाइप का रिजर्वेशन है उसको लेकर। तो देखो, एससी के लिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन उत्तराखंड में है, वो एससी के लिए है, दैट इज 19%। एससी का रिजर्वेशन, ये गवर्नमेंट सर्विसेज की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये रिजर्वेशन है। ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है दैट इज 14%, और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो 4% है। तो ये तो शायद क्वेश्चन पिछले किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि एसटी का रिजर्वेशन कितना है उत्तराखंड में, तो उसका तो इस पे क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन बाकी और चीजों पे क्वेश्चन नहीं बना है। तो रिमेंबर इट, एससी रिजर्वेशन इज 19%, ओबीसी रिजर्वेशन इज 14%, एसटी रिजर्वेशन इज 4%, और एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन है 5%, स्पोर्ट्स प्लेयर रिजर्वेशन इज 4%, physically handicapped reservation is 3%, freedom fighter and their wards reservation is 2%, and there is a horizontal reservation for women as well, which is 30%. Getting it? So now try to remember it. SC reservation is 19%, OBC reservation 14%, ST is 4%, ex-serviceman is 5%, sports player is 4%, physically handicapped is 3%, freedom fighter and their wards is 2%, and the horizontal reservation for is 30%. Now let's come to some important uh, constitutional body, statutory bodies which are appointed in Uttarakhand, specifically are there for Uttarakhand, like Minority Commission, Right Commission, like that. So first is स्टेट माइनॉरिटी कमीशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? मेनली देखो, उत्तर ये जो यूकेपीएससी एग्जाम है उसके लिए आपको मेनली ईयर भी आपको ध्यान रहा तो भी आपका काम चल जाएगा। So basically it was established in 2003. So State Minority Commission was established in 2003. Second question is State Information Commission. State Information Commission जिसके थ्रू आप आरटीआई लगाते हो कहीं पे भी। So it was established in Uttarakhand in 2005 and it is 3 October 2005. It is an important one, so you can remember the date as well. So State Information Commission was established on 3 October 2005. Now let's come to State Human Rights Commission. State Human Rights Commission was established, State Human Rights Commission as well as State Protection of Child Rights Commission, both were established in 2011. तो आपको ध्यान रखना है, मैंने दोनों को एक ही में क्लब कर दिया, अगर अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ पर है? सॉरी, कहाँ पर नहीं है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन दैट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 2011. और राइट टू सर्विस एक्ट उत्तराखंड में है, राइट टू सर्विस एक्ट, so that was also passed in 2011. तो देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, मैं आपको बता, देखो आप कैसे ध्यान रखोगे। ये चार पांच इंपॉर्टेंट कमीशन हैं। सबसे पहले वाला है, इसके ऊपर क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला कमीशन है आपका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, it was established in 2005. State Human Rights Commission as well as Protection of Child Rights Commission, it was established in 2011. And in the same year, Right to Service Act was also passed. Now the last one is Right to Service Commission. देखो, Right to Service Act तो पास हुआ था 2011 में, बट राइट टू सर्विस के लिए जो कमीशन बना था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2013. तो ट्राई टू रिमेंबर इट, दिस इज इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वे. अगर आप किसी और बुक में देखोगे ये थोड़ा जंबल्ड फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो आपको याद करने में भी आसान रहेगा. फर्स्ट इज स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011. Right to Service Act was passed in 2011, but commission related to right to service
was established in 2013 after 2 years. Getting it? Now let's come to appointments, important appointments in the state, starting from the statehood. So first we'll talk about the governors. The first governor of Uttarakhand is, first and foremost governor was Surjit Singh Barnala. Surjit Singh Barnala was the first governor of Uttarakhand. Try to remember it and mug it up. Surjit Singh Barnala was the first governor of Uttarakhand. Surjit Singh Barnala was the first governor of Uttarakhand. Now, current governor of Uttarakhand. Current governor of Uttarakhand is Lieutenant Gurmeet Singh. Lieutenant General Gurmeet Singh. Lieutenant General Gurmeet Singh is the first governor. Sorry, the recent governor right now who is working as a governor of Uttarakhand is Gurmeet Singh. तो गुरमीत सिंह हमारे वर्तमान में गवर्नर हैं उत्तराखंड के. फर्स्ट गवर्नर थे आपका सुरजीत सिंह बनाला. इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन सी थी? तो दैट वाज मार्गरेट अल्वा. फर्स्ट फीमेल, और इनका रैंक कौन सा था? फोर्थ था गवर्नरशिप में. तो गवर्नरशिप में इनका रैंक था फोर्थ, एंड फर्स्ट फीमेल वाज मार्गरेट अल्वा. देखो लॉन्गेस्ट टेन्योर और स्मॉलेस्ट टेन्योर वाले भी क्वेश्चंस आते हैं. तो लॉन्गेस्ट टेन्योर वाज देयर फॉर सुदर्शन अग्रवाल, हु वाज द सेकंड गवर्नर. तो सेकंड गवर्नर जो थे सुदर्शन अग्रवाल थे, जिनका टेन्योर अभी तक लॉन्गेस्ट रहा है. देखते हैं कि जो करंट गवर्नर है उसको क्रॉस करके जाते हैं या नहीं जाते हैं, फिर वो लॉन्गेस्ट बन सकते हैं. अभी ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है. नाउ द थर्ड वन इज स्मॉलेस्ट टेन्योर. तो स्मॉलेस्ट टेन्योर किसका था? BL जोशी का था. तो देखो गवर्नर पे तो क्रोनोलॉजिकल सेटिंग के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है. दैट्स वाई आप पहली बात है कि इनको क्रोनोलॉजी में थोड़ा थोड़ा एक आइडिया रखें कि किस सीक्वेंस, कौन पहले था कौन बाद में था, इस तरीके से. So first was Surjit Singh Barnala, second was Sudarshan Agarwal, who was the longest serving governor as well till now. Third is BL Joshi, he has the smallest tenure. Fourth is Margaret Alva, she was the first female governor of Uttarakhand. Then Ajit Qureshi is there, KK Paul is there, Baby Rani Maurya, and right now we have Lieutenant General Gurmeet Singh. So try to remember it again. Surjit Singh Barnala first, second Sudarshan Agarwal, longest, third BL Joshi, smallest, fourth is Margaret Alva, first female, and the current one is Gurmeet Singh. Now let's come to chief ministers. फर्स्ट सीएम उत्तराखंड में क्या हुआ था? पहली जो गवर्नमेंट थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी. वो आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था. तो उन केसेस में क्या होता है, तो सीएम होंगे वो, उनको हम इंटरिम सीएम ही बोलेंगे ऑब्वियसली. तो देखो अब वही इंटरिम भी हुए उत्तराखंड के और वही फर्स्ट सीएम भी हुए. तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट इंटरिम सीएम ऑफ उत्तराखंड, या फिर आता है हु इज द फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड, इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी नित्यानंद स्वामी. तो नित्यानंद स्वामी वाज द फर्स्ट सीएम और फर्स्ट इंटरिम सीएम ऑफ द उत्तराखंड. नित्यानंद स्वामी वाज द फर्स्ट सीएम एज वेल एज फर्स्ट इंटरिम सीएम ऑफ द उत्तराखंड. उत्तराखंड में 2 इंटरिम सीएम हुए. सेकंड वाज भगत सिंह कोश्यारी, रिमेंबर इट. भगत सिंह कोश्यारी नित्यानंद स्वामी जी के बाद सेकंड सीएम भी थे और सेकंड इंटरिम भी थे. अब देखो जो थर्ड सीएम हमारे बने थे, ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड सीएम. मतलब वोटिंग के बाद वो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे. और उनका रैंक तो हुआ सीएमशिप में कि कौन सा हुआ? थर्ड हुआ ना. ही वाज नारायण दत्त तिवारी. एंड ही हैज सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एज वेल. गेटिंग इट? और ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर टिल नाउ हु हैज कंप्लीटेड हिज 5-year टेन्योर. बाकी बीच बीच में मतलब रेजिग्नेशंस होते रहते हैं और अपॉइंटमेंट्स चलते रहती है सीएम की. उत्तराखंड का पैटर्न कुछ ऐसा ही है, अभी तक तो ऐसा ही है. अब देखते हैं द करंट चीफ मिनिस्टर ब्रेक सीट और नॉट. तो देखो क्या क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे. फर्स्ट देखो 2 हमारे इंटरिम सीएम हुए हैं. फर्स्ट वाज नित्यानंद स्वामी. अगर फर्स्ट का क्वेश्चन आएगा कि इंटरिम कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी. फर्स्ट सीएम का ऐसे पूछेंगे कि फर्स्ट सीएम, हु वाज द फर्स्ट सीएम, तो इन दैट केस आल्सो नित्यानंद स्वामी विल रिमेन द आंसर. But if they ask you first elected CM, so that will be Narayan Dutt Tiwari, and he is the only chief minister who has completed 5 years tenure. और उनका रैंक कौन सा था? थर्ड था सीएमशिप में. तो देखो इसके अलावा ये देखो टेबल मैंने इसलिए लिखी है रेफरेंस के लिए. इसमें से इंपॉर्टेंट डेटा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे ये देख सकते हो आप. जो तीरथ सिंह रावत थे, ही हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर. देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है. फर्स्ट सीएम वाज नित्यानंद स्वामी. First CM was Nityanand Swami. He was interim as well as first CM. First elected CM was Narayan Dutt Tiwari. He is the only CM who has completed 5 years. Obviously, longest serving भी वही हो जाएंगे. And Tirath Singh Rawat. He has the shortest tenure. अगर आपको बोलेंगे कि किसी के CM का कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो वो थे तीरथ सिंह रावत.
और वर्तमान में जैसे कि आपको पता है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अब देखो ये जो पिछली लोकसभा थी, सॉरी पिछली जो विधानसभा थी, उसमें ये मिड में बने थे, तो ऑब्वियसली ये 5 साल उस टाइम भी नहीं पूरा कर पाए हैं। इस बार इनका एक कंप्लीट 5 साल का टेन्योर मतलब कंप्लीट करने का एक चांस है इनके पास। तो ये मे भी जो लॉन्गेस्ट वाला है, या भी जो टैग है नारायण दत्त तिवारी जी के पास कंप्लीट 5 years, वो शायद इनके पास भी चला जाए। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, इंटरिम सीएम as well as first CM Nityanand Swamy, first elected CM and only to complete 5 years, and the longest serving is your Narayan Dutt Tiwari. And apart from it, what you can remember is CM with the smallest tenure, he was Tirath Singh Rawat. Then current Chief Minister of Uttarakhand is Pushkar Singh Dhami. And right now, अगर आप CMs की रैंक को देखो, ये 12th नंबर है इनका। 12th CM है वो पुष्कर सिंह धामी, रैंक वाइज, टेन्योर वाइज। पुष्कर सिंह धामी इज द करंट CM, हिज रैंक इज 12th। कैसे कैसे ध्यान रखना है, अगेन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो बार आप बोलो, कुछ लोगों को लगेगा इरिटेटिंग हो रहा है, इरिटेटिंग नहीं है। बार बार ये फैक्चुअल पार्ट पढ़ रहे हो ना, फैक्चुअल पार्ट को जितनी बार ज्यादा सुनोगे, जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा याद रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो रिमेंबर इट, फर्स्ट CM, फर्स्ट इंटरिम CM नित्यानंद स्वामी, first elected CM, third CM, longest serving, all goes to Narayan Dutt Tiwari. Tirath Singh Rawat, shortest tenure, Pushkar Singh Dhami, current one, and Pushkar Singh Dhami is the 12th CM of Uttarakhand. अब देखो हम स्पीकर पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्पीकर, अब इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें तो थे प्रकाश पंत। आपको ध्यान रखना है, इंटरिम जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, या फिर जैसे इंटरिम अगर स्पीकर पूछे या फिर फर्स्ट स्पीकर पूछे, दोनों ही केसेस में आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत। अगर पूछते हैं फर्स्ट इलेक्टेड, देखो फर्स्ट इलेक्टेड वैसे जनरली, देखो इसमें ना कहीं डाउट हो सकते हैं यहाँ पे, बस आप मोटा मोटा ध्यान रखें इसको। इंटरिम थे ये, कौन थे, प्रकाश पंत। अब देखो अगर आप इलेक्टेड को काउंट करो तो इलेक्टेड में फर्स्ट रैंक है यशपाल आर्य का। यशपाल आर्य वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ उत्तराखंड। अभी देखो वर्तमान में कौन है, रितु खंडूरी जी हैं। वर्तमान में रितु खंडूरी जी हैं, इनके साथ एक और टैग है कि शी इज द ओनली फीमेल स्पीकर टिल नाउ। अभी तक पहली ऐसी महिला वो स्पीकर हैं जो कि उत्तराखंड को मिली। ठीक है, और अब देखो इनके रैंक का भी आप ध्यान रखना कि अगर आप इलेक्टेड को काउंट करो सिर्फ, तो इनका रैंक है 5th, पर अकॉर्डिंग टू लॉजिक इट शुड बी 6th, बिकॉज आप काउंट तो सबको ही करोगे ना। तो 6th इनका रैंक है। जितने भी स्पीकर्स उत्तराखंड को सर्व करके गए हैं उनमें 6th रैंक की ये स्पीकर है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंटरिम स्पीकर ऑफ फर्स्ट इंटरिम असेंबली वाज प्रकाश पंत, फर्स्ट स्पीकर इज ऑफ द इलेक्टेड असेंबली वाज Yashpal Arya, and the current one is Ritu Khandori. She is the only female speaker till now, and she is her ranking is 6th if counted from interim. Ranking is 5th if counted from elected if counted out of elected speakers. ठीक है, तो हम आते हैं डिप्टी स्पीकर्स पे। तो डिप्टी स्पीकर्स में आपको एक ही डेटा ध्यान रखना है, अभी ये पोजीशन वैकेंट है, बस आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थी, तो वो थी विजया बर्थवाल। और ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, काफी सारे एग्जाम में, 4-5 एग्जाम। तो विजया बर्थवाल वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड असेंबली। ठीक है, नाउ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, वो कौन थे, अशोक अभेंद्र देसाई। अशोक अभेंद्र देसाई पहले चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के, अशोक अभेंद्र देसाई। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट इज अशोक अभेंद्र देसाई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, दैट वाज रितु बहारी। Listen again. First Chief Justice of Uttarakhand High Court, Ashok Abhendra Desai. First female Chief Justice of Uttarakhand High Court, Ritu Bahari. And the current Chief Justice of Uttarakhand High Court is Gohanthan Narendra. Gohanthan Narendra. Remember it. First Chief Justice of Uttarakhand High Court is Ashok Abhendra Desai. First female Chief Justice of Uttarakhand High Court is Ritu Bahari. Current Chief Justice of Uttarakhand High Court is गुहानथन नरेंद्र। गुहानथन नरेंद्र, गुहानथन नरेंद्र। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखने वाली ये भी चीज़ है, ये जो करंट वाले मैंने जितने भी लिखे हैं ना करंट, जैसे
ये वीडियो मैंने बना दी और 1-2 साल बाद कोई देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो रिलेवेंट रहेगी, बस जो करंट वाले पार्ट है वो अपडेट कर लेगा, तो ये पूरी पूरी पीडीएफ और वीडियो पूरी रिलेवेंट रहेगी उसके लिए, 90% उस टाइम भी रिलेवेंट रहेगी। करंट वालों को आपको अपडेट कर लेना है जब भी आप किसी एग्जाम में अपीयर होने जाओ, मतलब ठीक है। फिर है चेयरमैन कौन है अभी उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। हर स्टेट में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है ना, स्टेट वाइज भी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, ये सबको पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। सो करेंट चेयरमैन ऑफ दिस स्टेट लीगल अथॉरिटी इज सालसा, इसको बोलते हैं मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी। सो देखो कोर्ट से रिलेटेड कितने फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट अशोक अभेंद्र देसाई। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इज रितु बहारी। करेंट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इज वहानथन नरेंद्र। अब लास्ट क्वेश्चन है करेंट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो इट इज मनोज कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी। नाउ अब हम आते हैं एडवोकेट जनरल्स पे। तो इंटरिम गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल थे वो थे एलपी नेथानी। इंटरिम गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल थे ही वाज एलपी नेथानी। बट इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये मानते हैं, सर गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे लिखा है कि फर्स्ट एडवोकेट जनरल वो गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग मानते हैं मेहरबान सिंह नेगी को। और ऐसे ये क्वेश्चन आया भी है कि नहीं एग्जाम्स में, तो उस टाइम भी हमने मेहरबान सिंह नेगी को फर्स्ट माना है। बट इंटरिम में अगर आपसे पूछें, आप मोटा मोटा आइडिया रखो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना, सिंपल। कोई एक फैक्ट को ध्यान ही मत रखो इस वे में, मतलब आप ध्यान रखो कि इंटरिम में तो थे एलपी नेथानी फर्स्ट, और इलेक्टेड में थे मेहरबान सिंह नेगी। अब क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क किया जाएगा, फिर अगर दोनों आएंगे तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है कमीशन ने। तो फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन द इंटरिम गवर्नमेंट वाज एलपी नेथानी, और फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज मेहरबान सिंह नेगी। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन इंटरिम गवर्नमेंट वाज एलपी नेथानी, फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज मेहरबान सिंह नेगी। नाउ करेंट एडवोकेट जनरल कौन है उत्तराखंड के, दैट इज एस एन बाबुलकर। एस एन बाबुलकर हैं वर्तमान में एडवोकेट जनरल उत्तराखंड के। एस एन बाबुलकर इज दी एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड करेंटली। तो एडवोकेट जनरल से रिलेटेड 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फैक्ट है फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन इंटरिम दैट वाज एलपी नेथानी, फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट वाज मेहरबान सिंह नेगी, करेंट एडवोकेट जनरल इज एस एन बाबुलकर। एस एन बाबुलकर हमारे एडवोकेट जनरल हैं अभी वर्तमान में। तो देखो अब है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे स्टेट लॉ कमीशन के। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे स्टेट लॉ कमीशन के, तो आपको ये ध्यान रखना है धर्मवीर शर्मा। और स्टेट लॉ कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था, 2011 में। स्टेट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। डन। The first chairman of स्टेट लॉ कमीशन वाज धर्मवीर शर्मा, एंड द स्टेट लॉ और उनको मतलब जो है ये पोजीशन दी गई थी 2011 में, और पोजीशन ही उसी टाइम दी जाएगी जब इस्टेब्लिश भी किया जाएगा। तो स्टेट लॉ कमीशन इन उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। तो नाउ करंट चेयरमैन कौन है लॉ कमीशन के, है राजेश टंडन। देखो फर्स्ट चेयरमैन है धर्मवीर शर्मा स्टेट लॉ कमीशन के, करंट चेयरमैन है राजेश टंडन। अब देखो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये आपको ध्यान रखना है आर के धर। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज आर के धर, और ये कब बने थे 2001 में। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन आर के धर, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन ही वाज आर के धर, एंड ही बिकेम चेयरमैन इन 2001। अब हम आते हैं कि वर्तमान में जो चेयरमैन हैं जिनका रैंक 5th बोल सकते हो आप। देखो अभी 2-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब नेक्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए नए चेयरमैन बना दिए गए हैं, पर अभी तक वो देखो, ये मैंने दोनों लाइन लिखी हुई है, बहुत अपडेटेड है ये पीडीएफ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखो 5th जो अभी हैं, अगर अभी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना हो 2000, ये देखो फ्रॉम अप्रैल 2006 से हमारा बन जाएगा 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन तो होंगे एन रविशंकर, ठीक है। और देखो अप्रैल से पहले अगर एग्जाम में करंट में पूछा जाता है हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, अप्रैल से पहले तक ये आंसर रहेगा, अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, तो अप्रैल 2026 तक करंट का आंसर रहेगा इंद्र कुमार पांडे। और 5th वाला अगर फिफ्थ इनका नंबर भी मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन किया है कि 5th का जो अभी करंट में चल रहा है उनके चेयरमैन है स्टेट फाइनेंस कमीशन के इंद्र कुमार पांडे,
जो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन लगेगा वो स्टार्ट होगा अप्रैल 2026 से। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, अभी 2-3 दिन पहले ही अनाउंस किया है, दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे एन रविशंकर। एन रविशंकर विल बी चेयरमैन ऑफ 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। और अभी और करंट में 5th हैं जो, उनका नाम है इंद्र कुमार पांडे। तो आपको 3 फैक्ट्स ध्यान रखने, फर्स्ट वाज आर के धर, 5th और करंट इज इंद्र कुमार पांडे, upcoming is N Ravishankar, which is 6th state finance commission. Getting it? Now next is first chairman of state human right commission. First chairman of state human right commission is Vijendra Jain. First chairman of state human right commission is Vijendra Jain. First chairman of state human right commission is Vijendra Jain. Now current chairman state human right commission, करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट, देखो इनको ये जो करंट वाले हैं ये आप वेरीफाई कर लेना एक बार, मैं आपको एडवाइस दूंगा, बताऊं क्यों। कि रीज़न ये है कि बहुत सारे कई बार ना किसी किसी के चेयरमैन का डेटा वेबसाइट्स में भी अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट्स उतनी अपडेटेड नहीं होती उत्तराखंड में, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। दैट्स वाई कि करंट वाले को आप बिल्कुल एक बार फिर से गूगल पे सर्च करके खुद भी वेरीफाई कर लें, बट फर्स्ट वाले का डेटा सही है। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग, करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज विजय कुमार बिस्ट। विजय कुमार बिस्ट इज दी फर्स्ट तो ध्यान रखना ही है आपको, दैट इज द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन, क्या बोलेंगे इसे, राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग, इसकी फर्स्ट चेयरमैन है संतोष चौहान। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन संतोष चौहान। और ये आएगा यहाँ पे करंट चेयरमैन। करंट चेयरमैन इज कुसुम कंडवाल। करंट चेयरमैन इज कुसुम कंडवाल। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन इज संतोष चौहान। Current chairman of state women commission is Kusum Kandwal. Now let's come to first chairman of state protection of child rights. He was Ajay Setia. Ajay Setia, first chairman of state commission of protection of child rights. Protection of child rights. उनके फर्स्ट चेयरमैन थे अजय सेतिया। अभी करंट चेयरमैन इस आयोग के कौन है, डॉक्टर गीता खन्ना। डॉक्टर गीता खन्ना इज द करंट चेयरमैन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन उत्तराखंड। Dr. Geeta Khanna is the chairman of protection of child rights in the commission, child right commission in the Uttarakhand. फर्स्ट थे अजय सेतिया। देखो करंट चेयरमैन कौन है, ओबीसी कमीशन के, ओबीसी कमीशन भी है तो वो है संजय नेगी। करंट चेयरमैन ओबीसी कमीशन संजय नेगी। अभी के कौन है चेयरमैन एससी कमीशन के, तो मुकेश कुमार। मुकेश कुमार चेयरमैन ऑफ एससी कमीशन इन द स्टेट राइट नाउ। चेयरमैन ऑफ एसटी कमीशन राइट नाउ दैट इज लीलावती राणा। लीलावती राणा इज द चेयरमैन ऑफ, ये करंट वाले की बात कर रहा हूँ, देखो जो कास्ट या ट्राइब से रिलेटेड और जो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कमीशन है उनका आपको करंट ही ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत पुराने एस्टैब्लिश भी नहीं है, दैट्स वाई। सो करंट चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमीशन इज संजय नेगी। करंट चेयरमैन ऑफ एससी कमीशन इज मुकेश कुमार। करंट चेयरमैन ऑफ एसटी कमीशन इज लीलावती राणा। नाउ ये तो आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्स में भी आ चुका है, इसी का तो एग्जाम देना है आपको। फर्स्ट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे एनपी नवानी, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये आपको ये भी पता रहना चाहिए कि प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। तो करेंटली रविदत्त गोदियाल इज द चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इज एनपी नवानी एंड द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इज रविदत्त गोदियाल। नाउ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूके ट्रिपल एस सी, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसके फर्स्ट चेयरमैन थे आरबीएस रावत। आरबीएस रावत वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूके ट्रिपल एस सी। आरबीएस रावत वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूके ट्रिपल एस सी। नाउ करेंटली कौन है चेयरमैन यूके ट्रिपल एस सी के, सो दैट इज गणेश सिंह मारतोलिया। देखो इस वाले पार्ट को बार बार देखना पड़ेगा आपको, इसमें मैं ज़्यादा रिपीटेशन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा हूँ रिपीटेशन, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है ये वाला पार्ट। कौन सा, जिसमें करंट वाला पार्ट है, इसको आप बेटर है इस वाले पार्ट को बार बार देख लेना एग्जाम से पहले, जहाँ पे करंट चेयरमैन की बात हो, ठीक है। फिर फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे उत्तराखंड के, तो ये थे SHA राजा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। करंट लोकायुक्त की पोजीशन वैकेंट ही है अभी तक, हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला भी है अपॉइंट करने के लिए, बट अभी तक ये मतलब मटेरियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट लोकायुक्त को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तराखंड वाज SHA राजा। SHA राजा। करेंटली वैकेंसी कौन सी है, वैकेंट है, ठीक है।
देखो फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसके, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वो कौन थे, दुर्गेश जोशी। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इज दुर्गेश जोशी। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इज दुर्गेश जोशी। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ, इट शुड बी करेंट चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन है, सुशील कुमार। देखो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे स्टेट इलेक्शन कमीशन के दुर्गेश जोशी। अभी में आज के टाइम पे जो चेयरमैन है स्टेट इलेक्शन कमीशन के वो हैं सुशील कुमार। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इज दुर्गेश जोशी। करेंटली स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर हैं वो हैं सुशील कुमार। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा देना। देखो फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग जो उत्तराखंड का है, जो स्टेट का है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, डॉक्टर RS टोलिया। नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो जहां पर ये PCS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है हमारी उत्तराखंड में नैनीताल में, उस एकेडमी का नाम है डॉक्टर RS टोलिया के नाम पर। ये आपको ध्यान रखना है। तब वो एक्सेप्शन अच्छे IAS ऑफिसर रहे होंगे तभी उनका नाम, मतलब उनके नाम के ऊपर उन्हें मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ट्रेनिंग की के नाम के ऊपर एकेडमी का नाम हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कई बार। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो जो कमीशन है ना कट्टा मार ही लेना है, कमीशन फर्स्ट तो ध्यान रखना है। पूछते हैं जो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बॉडीज हैं, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपको ध्यान रखना है, करेंटली ये पोजीशन वैकेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, तो वो कौन है, नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा। करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन तो वो है नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा। नाउ फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसके, राइट टू सर्विस कमीशन, वो कौन है, आलोक कुमार जैन। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ राइट टू सर्विस कमीशन, उसके जो चीफ कमिश्नर हैं वो हैं आलोक कुमार जैन। तो रिमेंबर इट, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ राइट टू सर्विस कमीशन इज आलोक कुमार जैन। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ राइट टू सर्विस कमीशन इज आलोक कुमार जैन। और वर्तमान में कौन है चीफ कमिश्नर राइट टू सर्विस कमीशन के, तो ये भी वैकेंट है अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है ये बहुत जल्दी जल्दी। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन है उत्तराखंड के, तो दैट वाज अजय विक्रम सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड वाज अजय विक्रम सिंह। अब देखो फर्स्ट विमेन और जो करंट हैं चीफ सेक्रेटरी वो कौन है, राधा रतोड़ी। तो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड वाज अजय विक्रम सिंह। फर्स्ट विमेन, पहली महिला भी हैं और वर्तमान में यही हैं चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड की, वो कौन है, राधा रतोड़ी जी। नाउ अब हम आते हैं कि फर्स्ट DGP कौन थे उत्तराखंड के, तो वो थे अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण, फर्स्ट DGP ऑफ उत्तराखंड वाज अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण, फर्स्ट DGP ऑफ उत्तराखंड वाज अशोक कांत शरण। नाउ फर्स्ट DGP फीमेल ऑफ उत्तराखंड वाज कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में और ये भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट DGP ऑफ उत्तराखंड वाज अशोक कांत शरण। फर्स्ट फीमेल DGP ऑफ उत्तराखंड वाज कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रेजेंटली जो करेंटली आज की डेट में DGP है पर्सन इज दीपम सेठ। दीपम सेठ इज दी DGP करेंटली ऑफ उत्तराखंड। करंट DGP ऑफ उत्तराखंड इज दीपम सेठ। फर्स्ट DGP ऑफ उत्तराखंड इज अशोक कांत शरण। फर्स्ट फीमेल DGP ऑफ उत्तराखंड इज कंचन चौधरी भट्टाचार्य एंड द करेंट DGP ऑफ उत्तराखंड इज डॉक्टर दीपम सेठ। नाउ अब हम बिल्कुल, ये तो था बेसिक जो अपॉइंटमेंट्स, कमीशन, सिंबल्स, अभी तक हमने इन चीज़ों की बात करी उत्तराखंड से रिलेटेड, जितना भी बेसिक फैक्ट्स में कैसे। अभी तक हमने हिस्ट्री का कुछ नहीं पढ़ा, हमने पॉलिटी कुछ नहीं पढ़ा, और मतलब बेसिक पॉलिटी पढ़ ली। पॉलिटी में मतलब जो फैक्ट्स हमें ध्यान रहने चाहिए वो पढ़ लिए हमने। और अब हम एंटर करेंगे एक्चुअली में जो GK है उत्तराखंड। बेसिकली क्या होता है GK में, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इस टाइप की चीज़ें। मैं आपको थोड़ा सा एक मोटा आइडिया दे देता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड में कैसे चलती है। उत्तराखंड में क्या है, जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो स्टोन एज के पास से मानी जाती है। फिर स्टोन एज के बाद, मैं एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। स्टोन एज के बाद
से यहाँ पे एक डायनेस्टी रही कत्यूरी। कत्यूरी से पहले एक स्मॉल टाइम आपका कुनिंदाज रहे हैं यहाँ पे, कुनिंदा डायनेस्टी। अयोध्या भी इसी टाइम की है शायद। फिर कत्यूरी जो डायनेस्टी थी उसने तो पूरे उत्तराखंड पे मतलब रूल किया है। कुछ पार्ट्स को छोड़ दें, तराई और ये वाला पार्ट, लोअर पार्ट्स, कत्यूरी डायनेस्टी ने उसको कम्प्लीटली रूल किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कुमाऊं और गढ़वाल मैंने आपको बताया, सो गढ़वाल में तो डायनेस्टी आ जाती है कौन सी, परमार डायनेस्टी। और जो कुमाऊं में डायनेस्टी आ जाती है वो आ जाती है कौन सी, चंद डायनेस्टी। ठीक है, देखो क्रोनोलॉजी क्या है, स्टोन एज से शुरुआत हुई है, बीच बीच में छोटे छोटे इवेंट तो चलते रहे हैं कि महाभारत के टाइम पे इसको क्या कहते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब फैक्चुअल, मतलब लेकिन एक स्टैब्लिश डायनेस्टी टाइप नहीं मिला है। तो स्टोन एज के बाद थोड़ा सा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि यहाँ पे रेफरेंस है उत्तराखंड का, वहाँ पे रेफरेंस है, ऐसे करके। फिर डायनेस्टी वाइज तो कुनिंदाज यहाँ पे थे, फिर उनके बाद उत्तराखंड को रूल करने वाले थे कत्यूरी, फिर ये मतलब जो कंप्लीट उत्तराखंड था, आधे कुछ पार्ट में गढ़वाल बन गया जिसमें परमार डायनेस्टी ने रूल किया, कुछ पार्ट में कुमाऊं बन गया जिसको चंद डायनेस्टी ने रूल किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे गोरखाज आ जाते हैं, गोरखाज रूल करते हैं इसको कुछ टाइम तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गोरखास के आने के बाद इस्टेब्लिश, फिर जो ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, गढ़वाल डायनेस्टी को तो वैसे ही रहने देते हैं और कुमाऊं उनके अंडर आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, वही जो परमार डायनेस्टी थी अब हम उसको टिहरी रियासत बोलने लगे, रियासत। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल बन जाती है टिहरी। और जो सेकंड पार्ट बचता है, कौन सा बचता है, कुमाऊं वाला पार्ट बोलने बचता है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश कुमाऊं। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं। तो आप देखो क्या होता है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये तो था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। और ये था, इसको आप कह सकते हो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था ये। फिर यहीं पे, यहाँ पे इवेंट्स अलग चलेंगे, यहाँ पे इवेंट्स अलग चलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के। और फाइनली क्या होता है कि प्रिंसली स्टेट जो है टिहरी का, वो 1949 में जाके इंडिया में मर्ज हो जाता है। ये कुछ हिस्ट्री है, बेसिक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया ताकि आपको कनेक्ट करने में इजी रहे सब। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इस पीडीएफ पे आते हैं और फैक्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ मिला है। अब देखो, मैंने इस पीडीएफ को बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखा है, देखो उत्तराखंड में मेजोरिटी चीज़ें हिंदी में ही होती हैं, हिंदी में। जो संस्कृत के हिंदी के वर्ड हैं वो कोर हिंदी संस्कृत के वर्ड हैं। तो जैसे मैंने कोई किसी वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो मैंने ब्रैकेट में उसको हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको वर्ड एसोसिएशन के लिए परेशानी ना हो ज़्यादा। दैट्स वाई इसको, क्योंकि प्योर इंग्लिश में करना थोड़ा सा, मतलब सिर्फ कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल 100% एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे बुक में लिखा था सोने का मुखौटा, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको गोल्ड मास्क लिख दिया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक आपको क्या करना है, एमसीक्यू टिक करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ध्यान रखना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ है या फिर ट्रांसलेशन का थोड़ा ऐसा लगता है कि 100% करेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो वहाँ वहाँ पे हमने क्या किया है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया है। देखो पहला, अब देखो हिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं। एक जगह है लाखों उड़ियार, एक जगह है लुथाप और एक जगह है पेटशाल। ये हैं एंशियंट साइट्स और ये कहाँ पे हैं, आपको ध्यान रखना है, दे आर इन अल्मोड़ा। लाखों उड़ियार, लुथाप, पेटशाल कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। लाखों उड़ियार, लुथाप, पेटशाल, लाखों उड़ियार, लुथाप, पेटशाल कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इस मंडल में है ये, अल्मोड़ा है कुमाऊं मंडल में। तो लाखों उड़ियार, वेथाप, पेटशाल ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। अब देखो हम आते हैं आगे, देखो ग्वारख्या उड़ियार, किमनी एक विलेज है, मतलब ये भी किमनी विलेज केव बोल दिया इन्होंने इसको, और एक मलारी विलेज है। ग्वारखा उड़ियार, किमनी विलेज और मलारी विलेज, ये एंशियंट साइट कहाँ पे हैं, चमोली में है। तो ये वाला पार्ट आ गया गढ़वाल में और ये वाला पार्ट आ गया आपका कुमाऊं में। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है आपको, लाखों उड़ियार क्वेश्चन आएगा अल्मोड़ा, बेथाप का क्वेश्चन आएगा अल्मोड़ा, पेटशाल का क्वेश्चन आएगा अल्मोड़ा, वारखा उड़ियार का क्वेश्चन आएगा चमोली, किमनी का क्वेश्चन आएगा चमोली, मल्लारी का क्वेश्चन आएगा तो भी चमोली। मतलब ये साइट्स किस डिस्ट्रिक्ट में है वही पूछ रहा है।
क्या मिला है वो उतना डीप, बहुत ही कम क्वेश्चंस में जाएगा। जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। नाउ अब ये बोला है कि एक प्री हिस्टोरिक साइट है जहां पे सोने का मुखौटा मिला है। मैंने सोने के मुखौटे को क्या लिख दिया है, गोल्ड मास्क। और कितने केजी का, 5.2 केजी का। देखो 5.2 केजी का हमें एक सोने का मुखौटा या गोल्ड मास्क मिला है, वो किस प्री हिस्टोरिक साइट पे मिला है, तो वो कौन सी साइट है, मलारी विलेज है। और मलारी यहाँ पे लिखा ही था, ये यहाँ पे मलारी कहाँ पर है, चमोली में। तो देखो आपको कैसे ध्यान रखना है इसको, कि 5.2 केजी का एक सोने का मुखौटा या गोल्ड मास्क मिला है हमें मलारी में, और मलारी है हमारा चमोली में। तो देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चन का देखो कितना आसान था याद करना। लाखोड़ियार, लोहेथाप, पेटशाल कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कहाँ है, कुमाऊं में। वारखाउड़ियार, किमनी विलेज, मलारी विलेज, ये कहाँ पर है, चमोली में। चमोली कहाँ है, गढ़वाल में। 5.2 केजी का सोने का मुखौटा या गोल्ड मास्क हमें मिला है किस प्री हिस्टोरिक साइट से, तो मलारी से। अच्छा इसमें ये भी कीवर्ड छुपा है कि मलारी किस टाइप की साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है। मलारी किस तरीके की साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें लिखा है कि ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स। ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स मतलब रॉक पेंटिंग्स जिनमें ब्लू कलर का यूज किया गया है, वो कहां से मिली है हमें, वो प्लेस है हुडली। और वो हुडली कहां पर है, उत्तरकाशी। ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स, ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स हमें मिली हैं हुडली से। और हुडली कहां पर है, उत्तरकाशी में। ट्राई टू रिमेंबर इट, ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स इन हुडली, और हुडली कहां पर है, उत्तरकाशी पे। ठीक है, अब 8 हमें कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स मिले हैं, जिनको हम बोल सकते हैं तांबे की मानव आकृतियां। 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स मिले हैं, या ताम्र मानव आकृतियां हमें मिली हैं। वो मिली हैं हमें बनकोट जगह से। बनकोट कहां पर है, पिथौरागढ़ में। सो ट्राई टू रिमेंबर इट, 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स, 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स इन बनकोट, पिथौरागढ़। 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स इन बनकोट, पिथौरागढ़। 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स इन बनकोट, पिथौरागढ़। नाउ 5 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स ये कहां पे मिले हैं, नैनी पताल, नैनी पातल, नैनी पातल। ये हिंदी में इसीलिए लिखा है, देखो इंग्लिश हिंदी में, हिंदी ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज, जैसे हिंदी में रा ओड़ा अलग अलग है ना, इंग्लिश में इसके लिए आर यूज किया जाता है। that's why मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है कि प्रोनाउंसिएशन की भी गड़बड़ ना। ठीक है, सो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाखोड़ियार, लोहेथाप, पेटशाल, दे आर इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा है कुमाऊं में। वारखाउड़ियार, किमनी विलेज, मलारी विलेज, ये है चमोली में, चमोली है गढ़वाल में। 5.2 केजी का गोल्ड मास्क, ये सोने का मुखौटा हमें मिला है प्री हिस्टोरिक साइट, वो प्री हिस्टोरिक साइट है मलारी। और मलारी कहाँ पे है, चमोली में। तो यहाँ पे क्या, इस ये इंपॉर्टेंट वाला था कि 5.2 केजी का गोल्ड मास्क कहाँ मिला, मलारी में। मलारी कैसी साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है। और चमोली में मलारी आपका पड़ता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मलारी सिर्फ प्री हिस्टोरिक साइट है, प्री हिस्टोरिक के मतलब प्री हिस्टोरिक साइट्स का जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा तो वहां पे आप बोल सकते हो मलारी इज वन ऑफ देम। क्या पता प्रोटो हिस्ट्री के भी इसमें कुछ फैक्ट्स मिले हों, वो आगे हम देखेंगे इसमें। ब्लू कलर्ड की रॉक पेंटिंग हमें कहाँ मिली है, तो वो मिली है हुडली, उत्तरकाशी में। ब्लू कलर्ड रॉक पेंटिंग्स वी फाउंड इन हुडली, उत्तरकाशी। 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स हमें मिले हैं बनकोट, पिथौरागढ़ में। 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स हमें मिले हैं बनकोट, पिथौरागढ़ में। 8 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स हमें मिले हैं बनकोट, पिथौरागढ़ में। फिर है 5 कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स हमें मिले हैं नैनी पातल। नैनी पातल कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। नैनी पातल कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। देखो दो, ये कॉपर मेड ह्यूमन फिगर्स की जहाँ पे बात आएगी, दोनों ही पिथौरागढ़ में। एक बनकोट में है, बनकोट में मिले हैं 8, और आपका नैनी पातल में मिले हैं 5। अब देखो ह्यूमन इन योगिक पोस्चर, ह्यूमन इन योगिक पोस्चर किस रॉक पेंटिंग में दिखाया गया है, कहाँ की रॉक पेंटिंग में ह्यूमन इन योगिक पोस्चर दिखाया गया है, तो वो है फलसीमा। और फलसीमा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ह्यूमन इन योगिक पोस्चर किस रॉक पेंटिंग में दिखाया गया है, तो वो है फलसीमा। और फलसीमा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अब हम आते हैं ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ 14 डांसर डिपिक्टेड इन विच रॉक पेंटिंग, मतलब 14 लोगों का डांस किस रॉक पेंटिंग में दिखाया गया है, तो वो है कसार देवी में। और कसार देवी कहां पर है, अल्मोड़ा में। सो ट्राई टू रिमेंबर इट, 14 डांसर्स, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 14 डांसर डिपिक्ट किए गए हैं रॉक पेंटिंग, वो कहां की रॉक पेंटिंग है, वो है कसार देवी की। कसार देवी पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। अब देखो उत्तराखंड की जो अर्ली हिस्ट्री है, अर्ली हिस्ट्री का मतलब आपका एंशियंट हिस्ट्री आप कह लो,
प्री हिस्टोरी प्रोटो हिस्टोरी के बाद जो मतलब हिस्टोरिक पीरियड जब से शुरू होता है, उसका मेन सोर्स है हमारे पास क्या है, पुराण्स, पौराणिक ग्रंथ जिन्हें हम कह सकते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इज पुराण्स, मतलब जो शुरुआती हिस्ट्री है उत्तराखंड की, उसके उसको मतलब हमने किस बेसिस पे लिखा गया है, तो वो पुराण्स में हमें मेंशन मिलता है उसके बारे में। फर्स्ट मेंशन कहाँ पे मिला है उत्तराखंड का इस रिलीजियस टेक्स्ट में, तो वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेद में फर्स्ट मेंशन है उत्तराखंड का। ऐसा फर्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो है आपका ऋग्वेदा है, जिसमें फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है उत्तराखंड को। अब देखो जो वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेदा में उत्तराखंड के लिए, वो बोला गया है देवभूमि या फिर लैंड ऑफ सेजेस, मतलब मनीषियों की भूमि। मतलब किस सिंपल है ना। ऋग देखो फर्स्ट मेंशन ऑफ उत्तराखंड इन विच रिलीजियस टेक्स्ट, तो इसका आंसर है ऋग्वेदा। मेन सोर्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पुराण्स। वर्ड विच इज यूज्ड इन ऋग्वेदा फॉर उत्तराखंड या तो देवभूमि या तो लैंड ऑफ सेजेस, मतलब जहां पे संत रहते हैं। सेजेस, सेजेस क्या बोलते हैं, ऋषियों को बोलते हैं सेजेस। सो लैंड ऑफ सेजेस। तो वर्ड विच इज यूज्ड इन ऋग्वेदा फॉर उत्तराखंड इज देवभूमि या फिर लैंड ऑफ सेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड क्या यूज किया गया है, इस पे क्वेश्चन बनता है। अब देखो उत्तर कुरु एक वर्ड यूज किया गया है उत्तराखंड के लिए, वो किस टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में किया गया है, दैट इज ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट है जिसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु वर्ड यूज किया गया है। देखो उत्तराखंड के लिए क्या क्या वर्ड किस रिलीजियस टेक्स्ट ने यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको देखो हिस्ट्री वाले पार्ट में जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना इसको, वो बार बार देखना पड़ेगा उनको। ये थोड़े से नाम टेढ़े नहीं है, मतलब इतना इजीली याद होने वाले भी नहीं है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हाँ, जिसने थोड़ा बहुत एक दो बार भी कभी कोई बुक पढ़ी है या प्रिपरेशन की है उत्तराखंड की, तो उसको काफी कुछ मतलब थोड़ा हेल्प हो रही होगी यहाँ पे। सो उत्तराखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नाम सबसे ज्यादा डिस्कस्ड किस पुराण में हुआ है, तो वो है स्कंद पुराण। देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन थे। मेन सोर्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री इज पुराण। फर्स्ट मेंशन ऑफ उत्तराखंड इज इन विच रिलीजियस टेक्स्ट, तो वो है ऋग्वेद। वर्ड क्या यूज किया गया है उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में, तो वो है देवभूमि या फिर लैंड ऑफ सेजेस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मनीषियों की भूमि। उत्तर कुरु शब्द यूज किया गया है उत्तराखंड के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में। और उत्तराखंड का मोस्ट मेंशन या सबसे ज्यादा बार उत्तराखंड को किसी रिलीजियस टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है, तो वो है स्कंद पुराण। अब देखो स्कंद पुराण में जो वर्ड उत्तराखंड के लिए यूज किया गया है, वो एक वर्ड नहीं है, उस वो दो वर्ड है, एक है मानसखंड और एक है केदारखंड। एक है मानसखंड, एक है केदारखंड। अब देखो हरिद्वार से और हिमालय की तरफ जो एरिया है उसको स्कंद पुराण ने कहा है केदारखंड। हरिद्वार टू हिमालयास को कहा है केदारखंड। और नैना देवी माउंटेन से कालागिरी तक को कहा गया है मानसखंड। तो देखो यहाँ से ये स्कंद पुराण से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को के लिए क्या वर्ड यूज किए गए हैं, यहाँ से हैं, चार फैक्ट्स हैं ना। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा डिस्कशन और मेंशन किस में किया गया है, तो वो है स्कंद पुराण। वर्ड उत्तराखंड के लिए जो यूज किया गया है स्कंद पुराण में, दैट इज मानसखंड एंड केदारखंड। हरिद्वार से लेके हिमालय तक को स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड। या फिर मैं इसको बोलूं, ये किस वाले एरिया को कहा गया है, इन्होंने गढ़वाल वाले एरिया को कहा है केदारखंड। और आपका वाले एरिया को कहा है मानसखंड। ये भी ध्यान रखना है, ये किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नंदा देवी माउंटेन्स टू कालागिरी, इसको बोला है मानसखंड, जिसको हम अभी बोलते हैं कुमाऊं। हरिद्वार टू हिमालय, जिसको बोला है केदारखंड। ये कौन सा पुराण है, स्कंद पुराण। हाँ, स्कंद पुराण, ध्यान रखना है, गढ़वाल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कंबाइंड एरिया को क्या कहा गया है मानसखंड और केदारखंड के पुराण में। देखो कितने नाम है। ब्रह्मपुर बोला गया है, इसमें बोला है खश देश बोला गया है, मतलब लैंड ऑफ खश, लैंड ऑफ खश, या फिर खश देश हिंदी में बोल सकते हैं। या उत्तरखंड, उत्तरखंड। देखो दो वर्ड यूज किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट उत्तराखंड के लिए, मानसखंड केदारखंड। केदारखंड रेफर्स टू गढ़वाल, मानसखंड रेफर्स टू कुमाऊं। और कंबाइंड एरिया को बोला गया है ब्रह्मपुर या फिर लैंड ऑफ खस, जहाँ पे खस लोग रहा करते थे, इसलिए उसको खस देश कहा गया है। या फिर उत्तरखंड वर्ड यूज किया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अनदर फैक्ट। यमुना बैंक्स आलसी में और अलकनंदा बैंक्स श्रीनगर में, एक जगह है खुटानी नाला और वेस्टर्न रामगंगा वैली, यहाँ से किस टाइम के हमें एविडेंसेस मिले हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस। तो देखो
बैंक्स को उतना ध्यान मत रखो, आप साइट्स को ध्यान रखो। कहाँ की बात कर रहा है? एक है कालसी में, एक है श्रीनगर, एक है खुटानी नाला, एक है वेस्टर्न रामगंगा वैली। तो यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं किस टाइम के? लोअर पैलियोलिथिक एज के। कालसी, श्रीनगर, खुटानी नाला, वेस्टर्न रामगंगा वैली। तो यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। कालसी, श्रीनगर, खुटानी नाला, वेस्टर्न रामगंगा वैली, यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज के टूल्स थे उनको डिस्कवर किसने किया था? ये उत्तराखंड के हिस्टोरियंस हैं केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यशोधर मठपाल इनमें से किससे रिलेटेड है? इतिहासकार ऐसे ऐसे करके वर्ड बनाए जा सकते हैं। ऑब्वियसली वो डिस्कवर कर रहे हैं टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक साइट्स, लोअर पैलियोलिथिक एज, तो ऑब्वियसली वो हिस्टोरियन होंगे, isn't it? तो ये थोड़ा फैक्ट आपको बार बार देख लेना है। कालसी, श्रीनगर, खुटानी नाला, वेस्टर्न रामगंगा वैली, यहाँ पे हमें मिले हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य। ठीक है, अब हम आते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक एज के साक्ष्यों टूल्स को किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहली बात, ये मिले कहाँ से थे? ये मिले थे हमें श्रीनगर से। मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है उसके जो टूल्स थे वो हमें कहाँ से मिले थे? श्रीनगर से। और ये किसने डिस्कवर किए थे? केपी नौटियाल ने। केपी नौटियाल ने। अब देखो, लाखों उड़ियार की जो फर्स्ट खोज थी वो किसने की थी? एमपी जोशी ने 1968 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाखों उड़ियार का रेफरेंस नेशनल लेवल पे दिया जाता है इस टाइम पीरियड के रेफरेंस में, स्टोन एज वाले पीरियड के रेफरेंस में। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लाखों उड़ियार। उड़ियार का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारी केव्स हो जाती हैं, मतलब एक ही एरिया में बहुत सारी केव्स हैं तो उसे उड़ियार बोलने लगे। सो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लाखों उड़ियार was done in 1968 by डॉक्टर एमपी जोशी। और लाखों उड़ियार, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, ये लाखों उड़ियार बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़ लेना है। इट इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? डाल रिवर। और लाखों उड़ियार है कहाँ पे? ये अल्मोड़ा में। देखो, लाखों उड़ियार की खोज की एमपी जोशी ने, ये है सुयाल रिवर के किनारे, और ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अब मेन थीम क्या है लाखों उड़ियार की? जो ये आपका पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स मिली है ना हमें लाखों उड़ियार में, तो उसकी जो थीम है वो है ग्रुप डांस। मतलब लोग ग्रुप डांस कर रहे हैं, जो भी पहाड़ी आप कह सकते हो, जैसे जौनसार में चलता है या और भी गढ़वाल, या डिफरेंट डिफरेंट नेम्स उनको डांस को दिए जाते हैं और थोड़ा थोड़ा फॉर्म बदल जाता है। उसी टाइप का एक डांस इस पेंटिंग में दिखाया गया है, जो कि है हमारा लाखों उड़ियार की पेंटिंग। फैक्ट्स ध्यान रखने हैं आपको। लाखों उड़ियार जो है वो एमपी जोशी ने डिस्कवर की थी 1968 में। ये है सुयाल रिवर के किनारे, और ये है अल्मोड़ा में। इसकी मेन थीम है ग्रुप डांस, और इसकी शेप कैसी है तो ये बताया गया है हॉथॉर्न। हॉथॉर्न मतलब एक नागफनी प्लांट होता है, उसको इंग्लिश में हॉथॉर्न बोलते हैं, उसकी शेप का है ये। ठीक है, ये कैसी साइट बोली जाती है? ये प्री हिस्टोरिक साइट है। देखो क्या क्या ध्यान रखना है। लाखों उड़ियार है, इसकी खोज की 1968 में एमपी जोशी ने। ठीक है, किस रिवर के किनारे है? सुयाल रिवर के किनारे है। इसकी मेन थीम क्या है? ग्रुप डांस। और ये कैसी साइट है? प्री हिस्टोरिक साइट। डन। नाउ लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयरन टूल्स, ब्रॉन्ज बाउल, ह्यूमन स्केलेटन और गोल्डन फेस मास्क। जैसे ऊपर मैंने इसी के लिए वर्ड यूज किया था ना, गोल्डन फेस मास्क के लिए हिंदी में क्या वर्ड था? सोने का मुखौटा। सोने। आयरन टूल्स, एक ब्रॉन्ज बाउल मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, और गोल्डन फेस मास्क मिला है। हमें कहाँ से मिला है? मलारी से मिला है। और ये कहाँ पर है? मलारी चमोली में है। ये हमने फर्स्ट सेकंड लाइन में देख लिया था, मलारी चमोली में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो उत्तराखंड के लिए यूज किए गए हैं, यहाँ पे वो लिखे हैं। ठीक है, अब देखो ऋग्वेदा को क्या, ऋग्वेदा में उत्तराखंड को क्या 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 कहा गया है? वो तो ऊपर लिखा ही था, देवभूमि, या फिर बोला है लैंड ऑफ सेजेस, मतलब ऋषियों की भूमि। अदर रिलीजियस टेक्स्ट में देखो और भी रेफरेंस दिए गए हैं उत्तराखंड में। ये वाला हमने नहीं पढ़ा ऊपर लाइन। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमने पढ़ा, ऐत्रेय ब्राह्मण में तो उत्तर कुरु बोला है।
अब देखो अदर रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ये पूर्ण भूमि भी बात करें तो वो भी उत्तराखंड से रिलेटेड है। ऋषि भूमि बोला है, पवित्र भूमि बोला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है एग्जाम में, ये भी आता है। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो हिस्ट्री तो पढ़ाने को यही हिस्ट्री ना 6 महीने में पढ़ाई जा सकती है उत्तराखंड की, डिटेल में घुस घुस के बिल्कुल। और जो ऐसे इवेंट्स हैं जो नेशनल लेवल पे भी हाईलाइट हुए हैं, वही जनरली यूकेपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। मतलब बहुत डीप पे जाके वो नहीं पूछते यहाँ पे कितने मिले, कितने वेट था, इस टाइप का नहीं। जनरली वो रेफरेंस पूछते हैं कि ये चीज हुई है तो ये कहाँ हुई है, या ये किसने किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट लिटरेचर, वो किस में लिखे गए हैं? पाली में। देखो अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर बोले या पाली लिटरेचर बोले, उसमें उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है? तो उसमें नाम दिया गया है हिमवंत। हिमवंत, रिमेंबर इट। बुद्धिस्ट लिटरेचर या पाली लिटरेचर में उत्तराखंड को कहा गया है हिमवंत। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो मानस खंड और केदार खंड। और कंबाइंड एरिया को क्या कहा गया था? कंबाइंड एरिया को याद करो, याद करो। देखो यहाँ पे ब्रह्मपुर, देश और उत्तरखंड। उत्तरखंड मतलब अगर आप देखो उत्तराखंड तो यहाँ पे कहा ही गया था, तो अभी वाला जो उत्तराखंड का नाम इंस्पिरेशन हमें मिली है वो किस कहाँ से मिली है? तो आप कह सकते हो ये आपको उससे मिली है, क्या बोलते हैं, स्कंद पुराण से, इजंट इट? मानस खंड में इस रीजन को लैंड ऑफ लॉर्ड रामा कहा गया है, वो है राम क्षेत्र। मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है, यानी कि लैंड ऑफ रामा कहा गया है? तो वो है अल्मोड़ा। गढ़वाल रीजन को वैदिक पीरियड में क्या बोलते थे? हेमवत। देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ यहाँ पे। एक वर्ड है हिमवंत और एक वर्ड है हेमवत। तो हिमवंत तो पूरे उत्तराखंड को कहा जाता था बुद्धिस्ट और पाली लिटरेचर में, और हेमवत वैदिक पीरियड में कहा जा रहा है सिर्फ गढ़वाल को। तो दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको। इनको मैं अरेंज ही ऐसे करके, मैं आपको पीडीएफ इसीलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि इसी पीडीएफ के साथ मुझे बहुत कुछ करना है, अभी बहुत रेक्टिफिकेशन करनी है, इनको रीअरेंज करना है फिर से। जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक साथ आना चाहिए ना, वैसे ही है। तो हेमवत is the name for Garhwal region in Vedic period, and Himwant is the name for Uttarakhand in Buddhist and Pali literature, ठीक है। अब हम आते हैं कि द रेजिडेंस ऑफ मनु, जो कि माने जाते हैं फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, प्लस रेजिडेंस ऑफ मनु, वेट वेट वेट, रेजिडेंस ऑफ मनु, और जो कैपिटल थी किंगडम ऑफ कुबेर, कुबेर एक किंग थे, उनकी कैपिटल और रेजिडेंस ऑफ मनु एक ही है। वो कौन सी जगह है? अलकापुरी। जब रेजिडेंस ऑफ मनु का आंसर पूछेंगे तो आंसर होगा अलकापुरी। कैपिटल क्या थी किंगडम ऑफ कुबेर की? तो आप कहोगे अलकापुरी। पूरा एंशियंट टेक्स्ट में व्हाट वाज द रीजन बिटवीन द ओरिजिन ऑफ अलकनंदा टू बद्रिका आश्रम? अलकनंदा से बद्रिका आश्रम को क्या कहते थे एंशियंट टेक्स्ट में? उसको बोलते थे अलकापुरी। अलकापुरी। देखो लॉर्ड रामा, भगवान श्री राम ने तपस्या, पीनेंस, तब यहाँ पे प्रतिज्ञा या तपस्या जो भी आप कहो, अपने आखिरी दिनों में तपस्या किस जगह पे की थी? तो वो थी जगह देवप्रयाग। यहीं से हमारा गंगा रिवर स्टार्ट होती है, इजंट इट? तब दो रिवर मिलके यहाँ से गंगा फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, वहां से गंगा रिवर शुरू होती है। तो देवप्रयाग कैसे इंपॉर्टेंट है? देवप्रयाग में लॉर्ड श्री रामा ने तपस्या या प्रतिज्ञा की थी अपने आखिरी दिनों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग को बेस्ट ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस कहा जाता है एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस बोले, बेस्ट ऑफ ऑल का मतलब शिरोमणि, सबसे ऊपर। डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस अगर बोले तो दोनों में रेफरेंस जाना चाहिए आपका देवप्रयाग का। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ बाणासुर। किंगडम ऑफ जो बाणासुर था उसकी कैपिटल कौन सी थी? तो वो थी ज्योतिषपुर। कैपिटल क्या थी बाणासुर के किंगडम की? तो वो थी ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ बाणासुर। ये देखो ये वो वाले इवेंट्स हैं जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, तब उत्तराखंड में मतलब इस्टेब्लिश डायनेस्टी नहीं इस टाइम पे जो ये बाणासुर की बात हो रही है, या छोटे छोटे इवेंट्स आगे अभी और होंगे। तो वो इसलिए मैंने आपको बताया था 4-5 ही फेजेस में हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे कुनिंदा, कत्यूरी, चंद, और वो आपका परमार हो गए,
फिर उसके बाद गोरखा पीरियड हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, और यही सब बस 4 5 6 थीम है, बस उसी में ही उत्तराखंड का जीके हिस्ट्री खत्म हो जाती है। कैपिटल ऑफ बाणासुर आपको ध्यान रखनी है क्या थी? ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर जो कैपिटल थी बाणासुर के किंगडम की कैपिटल थी। देखो लक्ष्मण जी लॉर्ड रामा के भाई थे, उन्होंने कहाँ पर तपस्या की थी? तो वो जगह थी तपोवन। और ये तपोवन कहाँ पर है? कौन से वाला तपोवन? टिहरी में। तो लॉर्ड रामा के ब्रदर लक्ष्मण जी ने अपनी तपस्या कहाँ पे की थी? दैट वाज तपोवन विच इज situated in टिहरी। गेटिंग इट? आई होप यू गॉट इट। हाँ, नाउ लेट्स कम टू रेफरेंस ऑफ केदारनाथ दिया गया है एंशियंट टेक्स्ट में, और उसको बोला गया है भृंगतुंग। भृंगतुंग ध्यान रखना है, केदारनाथ का रेफरेंस दिया गया है उत्तराखंड में और उसे बोला गया है भृंगतुंग। भृंगतुंग देखो मेन कीवर्ड को इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। So what has been Kedarnath has been called in the ancient text is भृंगतुंग। भृंगतुंग बोला गया है केदारनाथ को एंशियंट टेक्स्ट में। ठीक है, फिर एक फेस्टिवल होता था महाभारत पीरियड में जिसमें पांडवाज आए थे लोमश ऋषि के साथ। कौन से ऋषि के साथ? लोमश ऋषि के साथ पांडवाज आए थे। कहाँ पर? बद्रीनाथ में। तो देखो महाभारत में एक फेस्टिवल था जिसमें पांडवाज आए थे लोमश ऋषि के साथ बद्रीनाथ में। तो उस पर्व का नाम था वन पर्व। वन पर्व ध्यान रखना है, महाभारत के टाइम पे एक फेस्टिवल होता था जिसमें पांडवास आए थे लोमश ऋषि के साथ या सेज लोमश के साथ। उसको हम जो फेस्टिवल था उसका नाम था वन पर्व। और कौन सी जगह में आए थे वो इस टाइम वन पर्व के लिए? बद्रीनाथ में। ठीक है, अब वन पर्व में पांडवास की जर्नी को बताया गया है जिसको हरिद्वार को उन्होंने रेफरेंस दिया है गंगा द्वार का, और केदारनाथ को रेफरेंस दिया है आपका रिंगतुंग केदारनाथ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि वन पर्व में मेंशन है कि पांडवास की जर्नी, वन पर्व में मेंशन है पांडवास की जर्नी कहाँ से कहाँ तक की जर्नी मेंशन है वन में? हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक की। हरिद्वार को उन्होंने क्या बोला है? गंगा द्वार बोला है। ठीक है, अब सेम वन पर्व में एक धौम्य ऋषि थे, वो युधिष्ठिर को बताते हैं किस चीज के बारे में? पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ भारत। भारत क्या थे यहाँ पे उस टाइम? शायद ये डायनेस्टी हुआ करती थी, भारत यहाँ के राजा हुआ करते थे जिसके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। सो इन द सेम वन पर्वा धौम्य ऋषि युधिष्ठिर को बताते हैं पिलग्रिमेजेस साइट्स ऑफ भारत, या भारत जो भी आप कह सकते हो, भारत कहना चाहिए वैसे। अभी के कॉन्टेक्स्ट में भारत कह सकते हैं और उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम भारत कह सकते हैं। तो उच्चारण पे ना जाते हुए वर्ड पे फोकस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन द वन पर्व ऑफ महाभारता उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु डिस्क्राइब्ड है। तो अगर आपको वर्ड मिले उत्तर कुरु या दक्षिण कुरु तो वो कहाँ पे डिस्क्राइब है? वो कहाँ पर है? वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु वेल डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन पर्व ऑफ महाभारत कैपिटल ऑफ पुलिंद किंग। पुलिंद किंग की कैपिटल कहाँ थी? पुलिंद किंग की कैपिटल कहाँ थी? देखो एक बात बताऊं आपको, जब एक वर्ड होता है यूज कुनिंदा और पुलिंदा सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कुनिंदा बोले, अगर पुलिंद बोले, कहीं पे पुलिंद बोला गया है इसको, कहीं पे कुनिंदा बोला गया है, ये सेम ही है। ठीक है, तो ये वही पूछ रहे हैं कि वन पर्व ऑफ महाभारता में कैपिटल ऑफ पुलिंद किंग थे सुबाहु, इनकी कैपिटल थी क्या? श्रीनगर। ठीक है, सुबाहु जो थे वो कुनिंद किंग थे, वो किसके बिहाफ पे मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो वो थे पांडवास की साइड। सुबाहु जो थे कुनिंद किंग थे, वो पांडवास की साइड थे महाभारत वाले टाइम पे। और वन पर्व में के अकॉर्डिंग कैपिटल थी इस बाहु वाले किंगडम की श्रीनगर। श्रीनगर जो कि अभी है शायद पौड़ी गढ़वाल में, एज फार एज आई रिमेम्बर। नाउ महाभारता में कुनिंदास के लिए एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हम बोलते हैं द्विज। द्विज, और कुनिंदा किंग को बोला गया है द्विज श्रेष्ठा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बार बार देख लेना हिस्ट्री को तो स्पेशली। तो महाभारत में क्या किया गया है? कैपिटल ऑफ पुलिंदा किंग है आपका श्रीनगर। सुबाहु जो
किंग थे वो थे पांडवास की साइड, और जो कुनिंदा या पुलिंद के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है द्विज, और इनके किंग के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है द्विज श्रेष्ठा। ठीक है। अब इस टाइम पे गढ़वाल के अंदर एंशियंट टाइम्स में दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो थे बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम। सो दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे उत्तराखंड में, गढ़वाल रीजन में, बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। 6 लाख संहिताएं वेद व्यास जी ने यहाँ पे लिखी थी। कौन से आश्रम में? बद्रिका आश्रम में। तो वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताएं लिखी थी बद्रिका आश्रम में। तो बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम क्या थे? ये 2 इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे गढ़वाल के अंदर उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स पे। अब देखो, लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला इज रिलेटेड टू, किस आश्रम से रिलेटेड है? लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, इन्हीं के जो सन थे वो थे भरत। तो लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला ये रिलेटेड है हमारा कण्व आश्रम से। एम्परर भरत, जिसको सम्राट भरत कहते हैं हम, तो उनका जन्म हुआ था कण्व आश्रम में। उनका जन्म हुआ था कण्व आश्रम में। देखो, तो इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन गढ़वाल इन एंशिएंट टाइम्स और बद्रिका आश्रम, कण्व आश्रम। 6 लाख संहिताएं वेद व्यास जी ने यहाँ पे कंपोज की थी, वो आश्रम था बद्रिका आश्रम। दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी रिलेटेड है आपका कण्व आश्रम से। एम्परर भरत का जन्म हुआ था हमारा कण्व आश्रम में। देखो, कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, वो कहाँ पे लिखी थी? वो भी कण्व आश्रम में। देखो, कण्व आश्रम में 3-4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। लव स्टोरी शकुंतला और दुष्यंत की रिलेटेड है कण्व आश्रम से। सम्राट भरत का जन्म भी कण्व आश्रम में हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम भी कण्व आश्रम में लिखी गई है कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कण्व आश्रम किस रिवर के बैंक पे स्थित है? वो है मालिनी रिवर। कण्व आश्रम इज सिचुएटेड इन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सो इट इज मालिनी रिवर। कण्व आश्रम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सो इट इज मालिनी रिवर। ठीक है। अब देखो, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म किस टाइम पे हुआ गढ़वाल में? जब यहाँ पे कौन सी कास्ट थी? खस लोग हुआ करते थे, जिसको तभी तो इनको खस देश कहा गया। बुद्धिज्म का स्प्रेड गढ़वाल में हुआ एक टाइम पे, तो वो किसके टाइम पे हुआ था? खसास के टाइम पे हुआ था बुद्धिज्म का स्प्रेड गढ़वाल में। ठीक है। तो देखो, इसको अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उनको देखने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी रैप अप करूँगा। शायद 7 या 8 लेक्चर लगेंगे, मुझे लग रहा है, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो कई बार हम पढ़ाने लगते हैं तो डिटेल हमें इतनी अच्छे से पढ़ाना होता है कि कई बार टाइम ज़्यादा लगे। टाइम ज़्यादा लगे, आपको अच्छे से याद हो, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। बाकी बार बार वीडियो को देखें, वैसे ही याद रहेगा। बाकी चैनल के साथ बने रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा भी बहुत कुछ है चैनल पे। एक्चुअली मैं परमानेंट जॉब में हूँ, दैट्स वाई टाइम कम मिलता है। सो आई सम हाउ मैनेज ऑल दिस टू क्रिएट वीडियो। और मतलब बहुत ही कम टाइम मिलता है। मैं पूरे एक प्रोफेशनल, मतलब 9 to 5 मेरी जॉब होती है, तो उसमें भी एक लोड होता है। उसके बाद जाके मैं अपने इस इंटरेस्ट एरिया को परस्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब के लिए नहीं मैं कह रहा, वो सब्सक्राइब करना आपका मर्जी है, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। उससे क्या होता है, यूट्यूब को पता लगता है कि वीडियो काम की है। यूट्यूब एक एल्गोरिदम समझता है, उसको नहीं पता कि ये उत्तराखंड जीके का आपके काम का नहीं है। और लाइक और कमेंट्स को समझता है। कमेंट्स का मतलब है लोगों को कुछ लग रहा है वीडियो में, तो इंगेज हो रहे हैं। और लाइक का मतलब है वीडियो काम की है, तो वीडियो सर्च में आती है। जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है उनको दिखाई वो वीडियो जाती है यूट्यूब के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं कहूँगा देखते रहें, अभी इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी मैं कवर करते जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।